हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो क्लास 9th में हम जो लास्ट चैप्टर इसमें पढ़ रहे हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा। लेसन जो 4 है, चैप्टर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। तो हम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, भारत में जो खाद्य सुरक्षा था उसके संबंधित हम पढ़े थे, और 2 पॉइंट थे उसके बारे में उसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। इसमें एक था बफर स्टॉक और एक था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो मैंने क्या बताया था कि अगले वीडियो में हम बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक तो ये खाद्य सुरक्षा में कैसे अहम योगदान देता है। खाद्य सुरक्षा में जो अहम 2 योगदान देते हैं, 2 पॉइंट थे, बफर स्टॉक, एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो जो पहला पॉइंट है बफर स्टॉक, देखिए जो बफर स्टॉक है वो भारतीय खाद्य निगम, जिसे एफसीआई कहते हैं, क्या कहते हैं, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो जो बफर स्टॉक है वो भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई के माध्यम से क्या होता है, सरकार द्वारा क्या किया जाता है, भंडारित अनाजों, जिनमें अनाज हो गया, गेहूं हो गया, चावल, उसका भंडार, यानी कि जो एफसीआई सरकार के द्वारा जो बफर स्टॉक है वो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा क्या होता है, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। यानी कि इसके द्वारा क्या किया जाता है, अनाजों का भंडारण किया जाता है। अब एफसीआई क्या करता है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम क्या करता है, भारतीय खाद्य निगम जहाँ पे ज्यादा क्या कहते हैं अनाज पैदा होता है, गेहूं, चावल या कुछ भी, जहाँ पे ज्यादा अनाज पैदा होता है वहां के किसानों से ये क्या करता है, ये अनाज को एफसीआई खरीदता है और फिर उसे क्या करता है, भंडारित करता है। देखिए उन अनाजों का पहले से ही मूल्य निर्धारित कर दिया गया होता है। जो अनाज हो गया, गेहूं या चावल हो गया, उन अनाजों का पहले से ही मूल्य निर्धारित कर दिया गया होता है कि उसका हम कितने दामों में, उसको अगले जब फसल होगा तो उसको कितने दामों में खरीदेंगे। तो पहले से ही उन अनाजों का मूल्य निर्धारित कर दिया गया होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य। किसको, जिसका मूल्य फसल के बोने से पहले ही उसका मूल्य निर्धारित कर दिया गया होता है, उसी को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। इसी को सरकार क्या करती है, खरीदती है, जिसे एमएसपी भी कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस न्यूनतम समर्थित मूल्य पे सरकार क्या करती है, सरकार इन अनाजों को खरीदती है। और अनाज बोने से पहले, यानी कि जब अनाज की बुआई होने वाली होती है, उसके अनाज के बोने से पहले ही सरकार क्या करती है, उसका एमएसपी लागू कर देती है, यानी कि न्यूनतम समर्थित मूल्य उसका लागू कर देती है, ताकि जो जनता हो, जो कृषक हो, वो फसल उगाने के लिए और क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। यानी कि कृषकों को उत्साहित करने के लिए, उत्साह देने के लिए सरकार क्या करती है कि फसल बोने से पहले ही उन फसलों का, चाहे गेहूं बोने वाला हो, गेहूं का सीजन आने वाला है तो गेहूं का सीजन आने वाला है इस समय, तो गेहूं बोने से पहले ही सरकार क्या कर देगी, गेहूं का एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या करेगी, सरकार बढ़ा देगी या निश्चित कर देगी। तो जनता क्या होती है, यानी कृषक क्या होते हैं, तो उस गेहूं को बोने के लिए वो क्या होंगे, और उत्साहित होते हैं। यानी कि फसलों को, किसानों में उत्साह भरने के लिए सरकार क्या करती है, एक निश्चित, यानी कि फसलों का न्यूनतम समर्थित मूल्य क्या सरकार करती है, घोषित कर देती है। उसके बाद क्या कहती है, न्यूनतम समर्थित मूल्य पे एमएसपी पे सरकार उन अनाजों को खरीदती है और उनका भंडारण करती है, यानी कि उनको इकट्ठा करती है। जो भी मूल्य निर्धारित किया गया रहता है उसको सरकार क्या करती है, उसको उस मूल्य पे कृषकों से खरीद लेती है, जिसे एमएसपी कहा जाता है। उसके मूल्य पे, एमएसपी पे सरकार क्या करती है, गेहूं या चावल को खरीदती है और फिर उसको भंडारित कर देती है, उसका बफर करती है, उसको स्टॉक करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार इन अनाजों को स्टॉक क्यों करती है, इन अनाजों का भंडारण क्यों करती है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखिए,
पहला ये कि जिन क्षेत्रों में अनाज का उत्पादन बहुत ही कम होता है उन क्षेत्रों में सरकार क्या करती है, वहां पे बांटती है, यानी कि वहां पे पहुंचाती है। जो गरीब हैं, गरीब परिवार हैं, उनको भी सरकार क्या करती है, अनाजों का वितरण करवाती है, सस्ते दामों पे अनाजों का क्या करती है, वितरण कराती है। या उन क्षेत्रों में जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सूखा बाढ़, जहाँ पे अनाज का उत्पादन घट जाता है, तो वहां भी सरकार क्या करती है, इस बफर को, इस स्टॉक को फिर वहां इस स्टॉक को क्या करती है, फिर उन क्षेत्रों में पहुंचाती है। तो बफर स्टॉक करने का मतलब यही होता है कि आवश्यक पड़ने पे जब फसलों का उत्पादन कम हो गया या नहीं है, तो आवश्यक पड़ने पे जब खाद्यान्नों को क्या किया जाता है, उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है जहां पे उत्पादन, जहां पे खाद्य की आवश्यकता होती है। तो बफर स्टॉक का मतलब ये हुआ कि सरकार क्या करती है, किसानों से अनाज को एक न्यूनतम समर्थित मूल्य पे खरीदती है, यानी एमएसपी पे खरीदती है, और किसके द्वारा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई के द्वारा क्या किया था, इन अनाजों का भंडारण किया जाता है। तो ये था बफर स्टॉक। अब जो दूसरा पॉइंट था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था उस वीडियो में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे क्या कहते हैं, पीडीएस भी कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या कहा जाता है, पीडीएस कहा जाता है। यानी कि पीडीएस का मतलब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि पीडीएस। अब देखिए, अब भारतीय खाद्य निगम क्या करता है, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा सरकार क्या करती है, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो भंडारित अनाज होता है, उन अनाजों को सरकार क्या करती है, राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित कराती है। सरकार क्या करती है, सरकार भारतीय खाद्य निगम में जो एफसीआई में जो अनाजों का भंडारण किया गया रहता है, उन अनाजों को राशन की दुकानों के माध्यम से सरकार क्या करती है, गरीब वर्गों तक पहुंचाती है, गरीब वर्गों तक वितरित कराती है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब क्या हुआ कि जो एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम जो है, अनाजों को खरीद के भंडारित किया गया रहता है, उन अनाजों को सरकार क्या करती है, राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब वर्गों तक पहुंचाती है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए, अब इस तरह की जो राशन की दुकानें हैं आपको हर जगह मिल जाएंगे। कहाँ पे मिल जाएंगे, कस्बों में मिल जाएंगे, गांवों में मिल जाएंगे, शहरों में मिल जाएंगे, और हर क्षेत्रों में मिल जाएंगे। यानी कि ये जो राशन की दुकानें हैं आपको हर जगह मिल जाएंगे, कस्बों में, शहरों में, गांव में, हर जगह राशन की दुकानें मिल जाएंगी। देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। कितने, देश में 5.5 लाख राशन की दुकानें। देखिए, अब ये दुकानें जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, इन दुकानों को, राशन की दुकानों को क्या कहा जाता है, उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। वहां पे आप जाएं तो आपको मतलब एक परिवार को एक निश्चित कोटा, जो चावल का हो गया, जैसे 35 किलो चावल, मतलब जो निश्चित किया गया 35 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो मिट्टी का तेल, एक निश्चित कोटा क्या होता है, वो मिल जाता है। कहाँ पे, राशन की दुकानों पे। राशन की दुकानों पे जब जाने पे, अगर आप किसी भी क्षेत्र के हैं तो अपने क्षेत्र के अगर राशन की दुकानों पे जाएंगे तो राशन की दुकानों पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की दुकान पे आप एक निश्चित कोटा, जो भी सरकार निर्धारित की गई, सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया रहता है कि कितना चावल देना है, कितना गेहूं देना है, कितना चीनी देना है, कितना मिट्टी का तेल देना है, वो सब क्या किया गया रहता है, वो निश्चित कर दिया गया रहता है। तो उसे एक निश्चित कोटा के माध्यम से आपको उन क्षेत्रों में मिल जाता है। तो हर क्षेत्र में मिल जाए, क्योंकि जो कस्बा है, गेहूं हर जगह, कस्बा, गांव, शहर, हर जगह पे क्या है, राशन की दुकानें खोली गई हैं, तो वहां पे आपको आसानी से मिल जाता है। राशन कार्ड होगा तो आपको आसानी से मिल जाता है। अब देखिए,
भारत में जो राशन व्यवस्था की शुरुआत की गई वो कब की गई? तो भारत में जो राशन की दुकानों की शुरुआत की गई थी वो बंगाल अकाल के दौरान शुरू की गई थी, जब 1940 के दशक में। बंगाल में पिछले वीडियो में आपने समझा होगा 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। 1940 के दशक में बंगाल अकाल के दौरान क्या किया गया था? राशन की दुकानों की शुरुआत की गई थी, यानी कि राशन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब हरित क्रांति के पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण भी क्या हुआ? राशन प्रणाली पुनर्जीवित हुई। हरित क्रांति से पहले 1960 के दशक से पहले जब भारी क्या हुआ? खाद्य संकट उत्पन्न हुआ था, तो उस दौरान क्या किया गया? उस दौरान ही राशन प्रणाली को क्या किया गया? पुनर्जीवित किया गया, यानी कि शुरुआत की गई। अब गरीबी की उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। गरीबी की उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए, उस समय गरीबी का जो स्तर था बहुत ही ज्यादा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? 3 प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। कौन कौन से? एक तो था यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक था सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही था। इसको क्या किया गया? इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या किया गया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया गया। क्या किया गया? और मजबूत बनाया गया। दूसरा जो था एकीकृत बाल विकास सेवाएं। दूसरा जो था एकीकृत बाल विकास सेवाएं, तो इसको 1975 में लागू किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाओं को 1975 ईस्वी में लागू किया गया। और फिर एक था आपका, हाँ, काम के बदले अनाज। देखिए सरकार के द्वारा 3 कार्यक्रम चलाए गए सार्वजनिक वितरण के माध्यम से या अनाजों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, गरीबों तक पहुंचाने के लिए सरकार के द्वारा 3 कार्यक्रम चलाए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से था इसको मजबूत किया गया। दूसरा एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो 1975 में लागू की गई। और काम के बदले अनाज 1977-78 में इसको भी लागू किया गया। तो ये इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। और साथ ही साथ क्या किया गया? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। क्या किया गया? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। और ये भी कहाँ पे चलाया गया? ये मुख्य रूप से गांव में चलाया गया। गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम था वो गांव में चलाया गया, क्योंकि अब लोगों को रोजगार देने के संबंध में भी बहुत सारी कार्यक्रम चलाए गए। क्योंकि रोजगार देने से क्या होगा कि रोजगार देने से जब आय बढ़ेगा, रोजगार देने से जब आय बढ़ रहा था, तो उस समय ये लगा सरकार को कि अगर रोजगार बढ़ने से आय बढ़ेगा तो खाद्य भी सुरक्षित होगा, यानी कि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से यह गरीबों के लिए काफी अच्छा होगा। तो रोजगार देने के संबंध में भी कार्यक्रम चलाए गए। और अनाज के वितरण के संबंध में भी, गरीबों तक अनाज पहुंचाने के संबंध में भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। तो ये था सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब अगला पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। अगला पॉइंट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। देखिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली था वो खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चित करने की, हम कह सकते हैं, दिशा में भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम था। यानी कि भारत सरकार ने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाया वो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम था। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही जो अनाज थे, खाद्य थे, उसको गरीब से गरीब व्यक्ति के परिवार के तक पहुंचाया गया। किसके माध्यम से? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब परिवारों तक इसे पहुंचाया गया। अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं होती तो शायद गरीबों तक अनाजों को पहुंचाया नहीं जा सकता था। तो ये सरकार का क्या था? एक महत्वपूर्ण कदम था। देखिए प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में सबके लिए एक बराबर अनाज दिया जाता था, सबके लिए कीमतें समान थी। लेकिन बाद में निर्धन और गैर निर्धन और गैर निर्धन में कोई भेद नहीं था। प्रारंभ में ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जब शुरुआत की गई उसमें निर्धन और गैर निर्धन में कोई भेद नहीं था। लेकिन बाद में इसे क्या किया गया? संशोधित किया गया। पहले तो निर्धन और गैर निर्धन में कोई भेद नहीं था। जितना निर्धन को अनाज मिलता था उतना ही गैर निर्धन को भी, जितना कीमत पे निर्धन को अनाज मिलता था उतने ही कीमत पे गैर निर्धन को भी अनाज मिलता था। लेकिन बाद में क्या किया गया? बाद में इसे संशोधित किया गया और 1970 में
नहीं, 1990 में 1700 ब्लॉकों में क्या किया गया, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई। कब? 1990 में। 1990 में देश के 1700 ब्लॉकों में, 1990 में देश के 1700 ब्लॉकों में क्या किया गया, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई, जिसे क्या कहा जाता है, RPDS, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, जिसे हम कह सकते हैं रिवैम्पेड आज से फिर से हो गया आपका सार्वजनिक, सॉरी RPDS रिवैम्पेड, और ये हो गया P से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैंने क्या बताया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मैंने क्या बताया था, छोड़िए याद नहीं है। तो यानी कि RPDS यानी कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया। कब? 1990 ईस्वी में। अब इसका मतलब ये था कि सॉरी RPDS यानी कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या था, कि अनाज को दूर दराज और गरीब लोगों तक पहुंचाना। इसका लक्ष्य क्या था, अनाज को दूर दराज तक और गरीब लोगों तक पहुंचाना। इसका लक्ष्य था किसका, RPDS का। इसी के साथ क्या किया गया, पुनः जून 1997 ईस्वी में सभी क्षेत्रों में गरीब को लक्षित करने के लिए, इसके बाद क्या किया गया, जून 1997 ईस्वी में, जून 1997 ईस्वी में सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के लिए एक और कार्यक्रम चलाया गया, जिसको क्या कहा गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या किया गया, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली या TPDS, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। यानी कि दूर दूर के क्षेत्रों में कौन गरीब है कौन नहीं है उसको लक्षित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू किया गया जून 1997 में, जिसे TPDS कहते हैं। TPDS का मतलब टारगेटेड और इसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ, तो मैं पी का बोला था, पी का मतलब होता है पब्लिक। उसमें क्या था, उसमें था आपका TPDS था, नहीं उसमें था RPDS। RPDS मतलब रिवैम्पेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और इसका मतलब TPDS जो 1997 में चलाया गया, संशोधित सार्वजनिक वितरण, उसका था संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और इसका था लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको भी कब लागू किया, जून 1997 में। अब पहली बार TPDS के द्वारा जून 1997 में TPDS के द्वारा पहली बार ऐसा किया गया कि गरीब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किया गया। इससे पहले सभी को एक मूल्य पे ही अनाज मिल जाता था, लेकिन पहली बार गरीबों के लिए और गैर गरीबों के लिए यानी कि निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित किया गया। इसके अलावा फिर 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना, 2000 में क्या किया गया, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा अन्न योजना की भी शुरुआत की गई। कब, 2000 ईस्वी में। देखिए इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, अनाज गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। TPDS या RPDS या अंत्योदय अन्न योजना या अन्नपूर्णा अन्न योजना, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। देखिए इन वर्षों के दौरान क्या हुआ, इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मूल्यों को हम कह सकते हैं, इन वर्षों के दौरान मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए और उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न को पहुंचाने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए सरकार की नीति काफी प्रभावशाली रही। इन वर्षों में सरकार ने जो भी नीति बनाया कि मूल्यों को स्थिर किया जाए और गरीबों तक अनाजों को पहुंचाया जाए, वो जो भी सरकार की नीति वो क्या थी, काफी प्रभावी सिद्ध हुई। और देश के अधिक अनाज वाले क्षेत्रों से क्या किया गया, देश के अधिक अनाज वाले क्षेत्रों से कम, यानी कि जिस क्षेत्र में अनाज ज्यादा उपलब्ध हो रहा था वहां सरकार अनाजों को खरीद के, जहाँ पे अनाज कम था यानी कि कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में सरकार क्या कर रही थी, उन अनाजों की पूर्ति कर रही थी, ताकि जो भुखमरी हो सकता है या अकाल पड़ने की संभावना थी, उसको सरकार रोकने में क्या रही, सफल रही। इसके माध्यम से
जहाँ पे अधिक उत्पादन हो रहा था वहां से सरकार ने अनाज खरीदा और कम उत्पादन वाले क्षेत्रों में अनाजों को पहुंचाया, जिससे क्या हुआ कि हम कह सकते हैं भूखमरी और अकाल पड़ने की जो संभावना थी वो क्या हुआ, वो सब समाप्त हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सरकार ने बहुत सारी भूमिका निभाई, गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सरकार अनाजों को गरीबों तक पहुंचाने में क्या रही सफल रही। फिर भी क्या होता है कि इसके बाद सभी को मालूम है कोई भी नियम बनता है, कुछ भी कोई भी काम किया जाए उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर आ जाती है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी कुछ कमियां देखने को मिली। उसमें कमी क्या थी कि इसकी बहुत सारी आलोचना इसलिए की गई कि ये कहा गया कि अनाजों का जो भंडार है वो तो काफी भरा था, अनाजों का भंडार भरा होने के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अनाजों का भंडार तो एफसीआई के गोदामों में भरा था, इसके बावजूद क्या किया गया कि अकाल या भुखमरी की घटनाएं देखी गई। एफसीआई का भंडार भरा था, अनाजों से, गेहूं से भरा था, चावल से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे भुखमरी की घटनाएं देखी गई। तो ये कह सकते हैं कि कहीं भी अब अनाज इतना ज्यादा खरीदा गया था और उसको वितरित न कर पाया गया, जिसके कारण भुखमरी के बहुत सारे लोग शिकार हुए और जो गोदाम में अनाज था वो कहीं पे सड़ रहा था, कहीं पे चूहे खा रहे थे। तो अनाज सड़ रहा था, चूहे खा रहे थे, लेकिन उन अनाजों का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, सही से उसे वितरित नहीं किया गया, जिसके कारण बहुत सारे भारत के क्षेत्रों में तो क्या कहते हैं कि अकाल या भुखमरी के बहुत सारे लोग शिकार हुए। तो कुछ सरकार और कुछ कड़े कदम उठाती तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उन घटनाओं को रोका जा सकता था। तो कुछ कमियां हर नियम में रहती है, हर चीजों में कुछ कमियां देखने को मिलती है। तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ कमियां देखने को मिली, कहीं कहीं पे भुखमरी के लोग शिकार हुए, जबकि अनाज जो सरकार के गोदाम में अनाज था वो काफी ज्यादा था, जितना सरकार न्यूनतम अनाज खरीदना चाहती थी उससे ज्यादा भी अनाज था खरीदा गया था, लेकिन कहीं कहीं पे लोग भुखमरी के शिकार हुए थे। अब हम कुछ एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अनाज कितना था और कैसे उसको उपयोग उसका किया जा रहा था। देखिए ये है चावल और गेहूं का स्टॉक, जो बफर स्टॉक बनाया गया था चावल और गेहूं का 2018 के आंकड़े के अनुसार ये है कि चावल और गेहूं का ये स्टॉक है करोड़ टन में, इसमें है करोड़ टन में। ये देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये एक्चुअल स्टॉक बताती है, एक्चुअल स्टॉक है ब्लू लाइन, और ये जो व्हाइट लाइन है ये बफर नाम है। देखिए तो 2018 में क्या था, जनवरी में एक्चुअल जो स्टॉक था वो 214.1 करोड़ टन था, जो अप्रैल में घट के कितना हो गया 210.4, क्योंकि इसको क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया। फिर क्योंकि अप्रैल में पुनः उत्पादन होता है गेहूं का, तो फिर जो स्टॉक था एक्चुअल स्टॉक वो बढ़ के 4 से 11.2 करोड़ टन हो गया। अब पुनः उसको फिर क्या किया गया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा राशन की दुकानों के द्वारा जब उसे क्या किया जाता है बांट कर वितरित किया जाता है, पुनः स्टॉक का किलो कितना रह गया 407। वहीं जो बफर नाम था, यानी कि जो ये तो मिनिमम था ना, न्यूनतम कि न्यूनतम कितना किया गया, लेकिन जो उत्पादन के द्वारा सरकार ने क्या किया, भारतीय खाद्य निगम ने एफसीआई ने जो खरीदा वो न्यूनतम प्रतिमानों से अधिक, यानी कि जो न्यूनतम दर निश्चित किया गया था कि हमें इतना खरीदना है उससे ज्यादा खरीदा गया। तो जनवरी में 357.68 करोड़ टन, और फिर बढ़ के अप्रैल में क्योंकि पुनः खरीदा गया ज्यादा तो वो हो गया 381.04, फिर और खरीदा गया। तो जुलाई में क्योंकि चावल भी खरीदा जाता है ना, सॉरी ये गेहूं को खरीदा जब गया तो 357 से बढ़ गया 381 और पुनः 650.53 करोड़ टन, और फिर जब इसके वितरित कराया गया तो वो 542.59 करोड़ टन था। इसका मतलब ये है कि जो हम कह सकते कि जो न्यूनतम क्या कहते हैं कि न्यूनतम जो मतलब कि उत्पादन को, न्यूनतम खाद्यान्नों को जो भंडारित करने का लक्ष्य था उससे ज्यादा भंडारित किया गया, न्यूनतम जो लक्ष्य था उससे ज्यादा भंडारित किया गया। तो देखिए वर्ष 2014 में क्या किया गया, ये तो 2018 के आंकड़े थे, वर्ष 2014 में एफसीआई के पास जो गेहूं और चावल का भंडार था वो कितना था 65.2 करोड़ टन था। कितना था 65.2 करोड़ टन।
कब 2014 में, ये तो 2018 की बात है, लेकिन 2014 में जो थी वो जो खाद्यान्न भंडार था एफसीआई के पास वो कितना था 65.2 करोड़ टन, वो उसमें गेहूं और चावल दोनों था। जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से अधिक, यानी कि जो न्यूनतम निश्चित किया गया था कि हमें इतना खरीदना है, उससे ज्यादा खरीद दिया गया। फिर भी बफर जो प्रतिमान थे, बफर स्टॉक से जो प्रतिमानों से क्या थे ऊंचा बना रहा, बफर स्टॉक जो था वो प्रतिमानों से ऊंचा बना रहा, यानी कि हमेशा हमेशा साल दर साल जो न्यूनतम निश्चित किया गया था कि हम इतना बफर यानी कि इतना स्टॉक रखना है उत्पादन का यानी खाद्य का, उससे ज्यादा हमेशा क्या किया गया, हमेशा उससे ज्यादा खरीदा गया। अब उसमें बहुत सारी समस्याएं आई कि जब अनाज आवश्यकता से अधिक खरीदा गया तो वो समस्याएं उसको आगे चलकर हुई। हालांकि जब अनाज का वितरण किया गया तो उससे जो हालात थे वो सुधरे। अब मान लीजिए जितना आवश्यकता है 10 कुंटल गेहूं की आवश्यकता है, 20 कुंटल खरीद लिया जाए और 10 कुंटल ही वितरित किया है तो बाकी 10 कुंटल तो सड़ेगा ही। तो हालांकि अनाज को जब वितरित किया जा रहा था तो हालात तो सुधर रहे थे, लेकिन फिर भी आम सहमति थी कि बफर स्टॉक का जो उच्चतम स्तर है वो अवांछनीय है, यानी कि जितना रखा जाना चाहिए था उससे ज्यादा रखा जा रहा है, वो क्या है अवांछनीय है, वो खाद्यान्न की बर्बादी है। उससे कुछ लाभ नहीं होगा बल्कि खाद्यान्न की बर्बादी होगा, उससे खाद्यान्न की बर्बादी होगा। खाद्य की जो गुणवत्ता है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि जब चावल और गेहूं एक निश्चित टाइम के बाद खराब होने लगते हैं तो अगर उसे ज्यादा दिन तक तो रखा नहीं जा सकता है, तो ज्यादा सरकार ने खरीद लिया, एफसीआई के गोदाम में भरे हुए हैं और वो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, जब बहुत ज्यादा हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, चावल हो या गेहूं। इसके अलावा रख रखाव में जो लागत आता है उसकी भी जिम्मेदारी थी, उसके भी खर्चे आ रहे थे, यानी कि जो गोदाम में अनाज है चावल या गेहूं उसके रख रखाव पे भी लागत आता है। तो ये सारी समस्याएं थी इसके कारण कि जो अनाज का भंडार था वो काफी ज्यादा किया जा रहा था। अब देखिए जो न्यूनतम मूल्य था एमएसपी था, न्यूनतम समर्थित मूल्य का मतलब एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जो न्यूनतम समर्थित मूल्य था उसके कीमत पे अनाज को क्या किया गया, अधिक खरीदारी हुई, उस कीमत पे अनाज की अधिक खरीदारी हुई। और ये खरीदारी किसके कारण हुई, प्रमुख जो अनाज उत्पादक राज्य थे उनके द्वारा डाले गए दबाव के कारण सरकार को अधिक अनाज न्यूनतम समर्थित मूल्य पे अधिक अनाज खरीदना पड़ा। किनके दबाव पे, उन राज्यों के दबाव पे जहाँ पे ज्यादा अनाजों का उत्पादन था, जिनमें हम पंजाब कर सकते हैं, हरियाणा कर सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में अनाजों का ज्यादा उत्पादन होता है। तो सरकार को क्या करना पड़ा, उनके दबाव में आकर न्यूनतम समर्थित मूल्य पे उन अनाजों को खरीदना पड़ा। अब देखिए अब क्या हुआ, अब जो जिन राज्यों में ज्यादा उत्पादन होता है उन राज्यों में न्यूनतम समर्थित मूल्य पे जो अनाजों को खरीदा जा रहा था, यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश, तो जो दूसरे राज्य थे जहाँ पे मोटे अनाज बोए जा रहे थे उन राज्यों के किसानों ने भी क्या किया, न्यूनतम समर्थित मूल्य क्योंकि इनका ज्यादा था गेहूं और चावल का, तो उससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मोटे अनाज के जगह पे विविध चावल की खेती करने लगे, क्योंकि इससे न्यूनतम समर्थित मूल्य ज्यादा था। तो अब इससे क्या हुआ, जब उन्होंने चावल उगाना चालू कर दिया, चावल का उत्पादन उन्होंने भी शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है, आप सभी को मालूम कि जब चावल की जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ पे पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, जो जल स्तर को कम कर देता है। जहाँ पे धान की खेती होती है वहाँ पे जल का स्तर नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, और पर्यावरण भी असंतुलित हो जाता है, पर्यावरण के लिए भी समस्या आती है। तो ऐसे इन कारणों से क्या हुआ कि उन क्षेत्र में भी धान की खेती होना शुरू हो गई जहाँ पे जब पहले मोटे अनाज की खेती होती थी, तो इससे पर्यावरण और जल का स्तर भी क्या हुआ, खराब हुआ। अब रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ है, कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत में प्रति व्यक्ति चावल का खपत है, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत का प्रति व्यक्ति चावल का खपत है 2004-05 में कितना था, 6.38 केजी प्रति मंथ, यानी कि 2004-05 में जो गांव में, रिपोर्ट के अनुसार गांव में 2004-05 में एक व्यक्ति एक महीने में कितना चावल खा लेता था, 6.38 केजी, जो घट के कितना हो गया 2011-12 में घट के हो गया 5.98 केजी, कितना हो गया 5.98 केजी प्रति मंथ। गांव में 6.38 2004-05 से घट के 2011-12 में कितना हो गया, ये 2004-05 था, 2011-12
तो 2011-12 में घट के कितना हो गया 5.98 केजी प्रति मंथ। ये किसका है, चावल का आंकड़ा है। इसी प्रकार से नगरों में भी घटा 4.71 से 4.49 हो गया। कितना हो गया 4.71 से घट के 4. ये नगरों में यानी कि 2004-5 में नगरों में जो प्रति व्यक्ति एक महीने में खाता था चावल, वो कितना खाता था 4.71 केजी, जो 2011-12 में घट के कितना हो गया 4.49 केजी हो गया। 2004-5 में एक व्यक्ति नगर में इतना खाता था, 2011-12 में घट के कितना हो गया 4.49 केजी। इसी प्रकार से प्रति व्यक्ति जो पीडीएस था यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि प्रति व्यक्ति पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अनुसार चावल जो चावल का गांव में कितना हो गया दुगुना, चावल का खपत गांव में दुगुना हो गया और नगरों में 66%। चावल का कितना हो गया गांव में दोगुना, हम कर सकते हैं 200% की वृद्धि हो गई, और शहरों में कितना हो गया 66% की वृद्धि हो गई। शहरों में 66% की वृद्धि होगी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि प्रति व्यक्ति जो वृद्धि पीडीएस के मुताबिक कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कि उसके अनुसार कि गांव में अब कितना खपत हो गया दोगुना, यानी कि अब राशन की दुकानों पे जितना चावल पहुंचना चाहिए उसका दोगुना पहुंचने लगा, क्योंकि सरकार को लगा कि गांव में ज्यादा चावल की वृद्धि है, यानी कि दोगुना बढ़ गया। इस तरह से नगरों में कितना बढ़ गया 66% बढ़ गया। इसी तरह से गेहूं में जो पीडीएस का गेहूं में जो बढ़ा वो गेहूं के क्षेत्र में गांव और शहरों दोनों में दुगुना वृद्धि हुई। मेरा मतलब यह है कि जैसे दुकान पे 100 केजी अब गेहूं आ रहा था तो कितना आने लगा 200 केजी गेहूं आने लगा, जबकि जो मैंने एक्चुअल क्या बताया कि खपत में तो गिरावट आई 6.38 से गिर कर कितना हो गया 5.98। तो खपत में गिरावट आई, एक आदमी कम खा रहा है, लेकिन दुकानों के माध्यम से क्या हुआ कि खपत बढ़ गया, यानी कि दुकानों के माध्यम से क्या किया गया कि सरकार के हिसाब से दुकानों की खपत बढ़ा दिया, यानी कि दुकानों पे जितना अनाज आता था उससे दुगुना आने लगा। तो अब जो अनाज बचा रहा होगा उसका दुकानों ने क्या किया, यानी कि डीलरों ने क्या किया होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत डीलरों ने उसे बेचा होगा। तो इसे कहते हैं कि तो पीडीएस जो डीलर थे उनकी दुकानों पे अनाज ज्यादा आने लगा, जबकि खपत तो इन लोगों की घट गई थी ना, नगरों में भी खपत घटी गांव में भी खपत घटी। तो जो अनाज बचते थे तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए पीडीएस जो डीलर थे उन्होंने क्या किया, खुले बाजार में अनाजों को बेचना शुरू कर दिया। एक उन्होंने खुले बाजार में अनाजों को बेचना चालू कर दिया और घटिया अनाज वे अपने राशन की दुकानों पर बेचना शुरू कर दिया। जो डीलर थे पीडीएस डीलर वे खुले बाजार में अनाजों को बेच देते थे जितना बचता था, और जो घटिया अनाज होता था उसको वे दुकानों पे बेचते थे, यानी कि राशन की दुकानों पे बेचते थे और कभी कभी दुकान खोलते ही नहीं थे। जिससे क्या हुआ कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो अनाज को वितरित होना चाहिए वो अनाज वितरित नहीं हो पाता था, जिसके कारण अनाज गोदामों में ही पड़ा रह गया। जब राशन की दुकानों पे अनाज बिकता नहीं था तो अनाज गोदामों में ही पड़ा रह जाता था। हाल के वर्षों में एक और कारण बना कि अनाज का उतना वितरण नहीं हुआ। उसके एक और कारण था क्या कि पहले प्रत्येक व्यक्ति के पास या प्रत्येक निर्धन और गैर निर्धन के पास क्या होता था, राशन कार्ड होता था। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक निर्धन और गैर निर्धन के पास राशन कार्ड होता था, जिसकी प्रथा बाद में समाप्त कर दी गई थी। राशन कार्ड जो एक एपीएल कार्ड होता था, बीपीएल कार्ड होता था, अंत्योदय ये सब कार्ड थे। एपीएल का मतलब क्या था, एबव पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे का कार्ड। ये एपीएल कार्ड उनको मिलता था जो गरीबी रेखा के ऊपर होते थे, बीपीएल कार्ड उनको मिलता था जो गरीबी रेखा के नीचे होते थे। और ये अंत्योदय जो कार्ड था, अंत्योदय योजना, इसके अंतर्गत गरीबों में भी जो गरीब होते थे उनको इसकी व्यवस्था की गई थी। तो हाल के वर्षों में क्या हुआ कि अनाज का जो दुकानों के राशन के माध्यम से जो सरकार अनाजों को पहुंचाना चाहती थी लोगों के पास, वो पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि ये जो कार्डों की बाद में ये बीच में क्या हुआ था कि कार्डों की जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई थी। तो वस्तुओं को अब पहले क्या था, वस्तुओं का कोटा निश्चित था कि इतना अनाज मिलेगा, इतना गेहूं मिलेगा, इतना चावल मिलेगा, इतना चीनी मिलेगा, तो लोग खरीदते थे, उसका मूल्य भी निश्चित कर दिया गया था।
और 3 प्रकार के कार्ड भी थे, एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय। बाद के वर्षों में कुछ इसमें ढील दिया गया, इसके बाद अनाजों का जो खरीदा जाना था उतना खरीदा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि जब अनाजों का मूल्य निश्चित किया गया गैर निर्धनों के लिए अलग और निर्धनों के लिए अलग, यानी कि गरीबों के लिए, जो ज्यादा गरीब थे उनके लिए अलग निश्चित कर दिया गया और जो गैर निर्धन थे उनके लिए अलग निश्चित कर दिया गया मूल्य, फसलों खाद्यान्नों का मूल्य। तो जो एपीएल कार्ड वाले थे यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर, उनके लिए ऐसा मूल्य निश्चित किया गया जो कि आम दुकानों पे भी उसी मूल्य पे अनाज मिल जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि राशन की दुकानों पे अनाज खरीदने से अच्छा था उन्होंने दुकानों पे ही अनाज खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि दुकानों पे हर किस्म के अनाज मिलेंगे। अगर कुछ खरीदना है तो उसके कई वैरायटी होते हैं, उसमें से कोई भी खरीदा जा सकता है। कि राशन की दुकानों में घटिया किस्म के अनाज मिलते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एपीएल कार्ड वाले दुकानों से ही अनाज खरीदने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो राशन की दुकानों से अनाज का बिका जाना होता था वो भी उतना बिक नहीं पाता था, और फिर जो गोदाम थे एफसीआई के वो भरे के भरे ही रहने लगते थे, जिसके कारण कहीं पे चूहा खा रहा होता, कहीं पे अनाज सड़ रहा था, क्योंकि उनके पास पहले ही अनाज ज़्यादा थे और इस राशन की दुकानों के माध्यम से अनाज ज़्यादा बिक भी नहीं रहे थे, इसका वितरण भी नहीं हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, अनाज धीरे धीरे खराब होने लगे थे। तो ये था कुछ पॉइंट। अब अगला पॉइंट है सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका। देखिए सहकारी समिति ने क्या किया, सहकारी समिति ने देश के दक्षिण और पश्चिमी भागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो सहकारी समितियां थी उन्होंने दक्षिण और पश्चिमी भागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया, कम कीमतें वाली दुकानें खोली। इन्होंने गरीब लोगों को सस्ते दाम पे अनाज उपलब्ध कराने के लिए कम कीमतें वाली दुकानें खोली। अब इसका उदाहरण है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जितने भी राशन की दुकानें हैं, तमिलनाडु में जितने भी राशन की दुकान, उसमें से 94% क्या है, सहकारी समितियों की दुकानें हैं। जितने भी राशन उपलब्ध कराया जाता है उसमें से 94% क्या है, राशन सहकारी समितियों से संबंधित दुकानें खोली गई हैं, 94%। इसके अलावा जो दिल्ली में मदर डेयरी है, दिल्ली में मदर डेयरी क्या करती है कि उपभोक्ताओं को कम दर पे, सस्ते दर पे दूध और फल उपलब्ध कराती है। दिल्ली का जो मदर डेयरी है वो उपभोक्ताओं को सस्ते दर पे दूध और फल उपलब्ध कराती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली में मदर डेयरी, दिल्ली में मदर डेयरी के द्वारा जो दिल्ली सरकार है वो गरीबों को कम दर पे दूध और फल उपलब्ध कराती है। इसी तरह से जो अमूल है, गुजरात में अमूल कंपनी है, वो दूध और दूध से बने उत्पादों का सफल उदाहरण है। अमूल कंपनी क्या करती है, गुजरात में दूध से संबंधित और दूध से बने अन्य जो चीजें होती हैं उसका क्या करती है, वितरण कराती है दुकानों के माध्यम से। तो इन लोगों ने क्या किया, सहकारी समिति, हम कह सकते हैं कि सहकारी समिति ने ये जो दुकानें हैं उन्होंने श्वेत क्रांति ला दी, यानी कि हर क्षेत्र में, हर प्रकार के, हर राज्य में इस तरह की दुकानें खोली गई, जिससे क्या किया जाता है कि गरीबों को सस्ते दामों पे ये सब उपलब्ध, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारी क्या किया गया, ऐसे बहुत सारी दुकानें खोली गई। तो हम कह सकते हैं कि सहकारी समितियों का खाद्य सुरक्षा के संबंध में भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने तो देश के कोने कोने में अनाज को पहुंचाया, क्योंकि हर क्षेत्र में दुकान, हर क्षेत्र में राशन की दुकानें, चाहे शहरों में कहना, कस्बे में कहना, गाँव में। लेकिन सहकारी समितियों की भी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता है। सहकारी समितियों ने भी अपनी भूमिका निभाया है। हर क्षेत्र में दुकानें खोली गई हैं, बहुत सारे क्षेत्र में दुकानें खोली गई हैं। दुकानों के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अनाजों को खरीदते हैं, आवश्यक वस्तुएं जो खाने में, खाद्य की जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उसको खरीदते हैं। तो सहकारी समितियों का भी भूमिका क्या है, खाद्य सुरक्षा के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक था कुछ वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।